जय हिंद, नमस्कार। देखिए, आप सोचते होंगे कि क्या कारण है कि काला चश्मा से सर पढ़ाते हैं। तो इसका कई कारण है। एक कि रोशनी जब चेहरे पर ज़्यादा पड़ता है तो थोड़ी सी दिक्कतें आती है, और दूसरी चीज़ है कि रात में यदि हम रिकॉर्डिंग न करेंगे तो मेरा स्टडी पॉइंट जो सलेमपुर में है, काफ़ी दोनों तीनों तरफ से सड़क है और मोटरसाइकिल के बहुत से आवाज़ इसमें आता है। साउंड प्रूफ अभी हम घर नहीं बना सके हैं, लेकिन साउंड प्रूफ जिस दिन बन जाएगा उस दिन नेचुरल लाइट में रिकॉर्डिंग होगी और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। तो काला चश्मा लाइट से केवल बचने के लिए है, जिससे ये शौक नहीं है, इसलिए माफ़ करेंगे आप सब। हाँ, देखिए, आज का जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये है आपका हार्मोन्स। मानव शरीर में हार्मोन निहायत ही समस्त क्रियाओं के संचालन के लिए जरूरी है। मानव शरीर में हार्मोन निहायत ही शरीर के समस्त क्रियाओं के संचालन के लिए जरूरी है। लेकिन एक चीज और बता दें आपको कि यदि इसे मानव शरीर चीरा फाड़ा जाए, काटा जाए, तो हार्मोन कहीं मिलेगा नहीं। लेकिन हार्मोन क्रियाओं का भी संचालन करता है और साथ ही साथ हमारे उपापचय क्रिया या फिर ब्लड शुगर कंट्रोलिंग, बहुत सारे कामों को यह नियंत्रित करता है। ध्यान रखेंगे, यह एक कार्बनिक यौगिक होता है। हार्मोन क्या होता है? एक कार्बनिक यौगिक होता है जिसका स्रावण अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा होता है। जिसका स्रावण अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा होता है एवं यह रक्त के माध्यम से अथवा अपने अंगों के माध्यम से, कुछ हार्मोनल ग्लैंड्स होते हैं जिनके अपने भी अंग होते हैं, तो अपने अंगों के माध्यम से वे ऊतकों के कार्य, जितने भी हमारे शरीर में ऊतक है, उनके कार्य के नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं, हार्मोन कहे जाते हैं। फिर से सुनेंगे कि मानव शरीर का हार्मोन एक कार्बनिक यौगिक है, मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो हार्मोनल ग्लैंड से स्रावित होकर, चाहे वो इंटरनल हो यानी इंडोक्राइन हो, एक्सोक्राइन हो या मिक्स ग्लैंड्स हो, यानी 3 टाइप्स ऑफ हार्मोनल ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी। आप तो जानते होंगे कि 3 प्रकार के हार्मोन स्रावित करने वाली मानव शरीर में ग्रंथियां होती है। एक अंतःस्रावी, दूसरा बहिर्स्रावी और तीसरा मिश्रित ग्रंथि। तो इस ढंग से अगर कोई भी ग्रंथि हार्मोन का स्रावण कर रही है तो हमारे रक्त के माध्यम से या अपना खुद उसका अंग होता है, इसके माध्यम से यह ऊतकों के कार्यों में समन्वय का कार्य करता है, वही हार्मोन कहा जाता है। देखिए, है क्या, ये तो बहुत दिनों से मानव शरीर में नियंत्रण कर रहा होगा, लेकिन सबसे पहले 1833 में एक वैज्ञानिक थे, जॉन मूलर। प्रतियोगिता परीक्षा में आएगा कि हार्मोन की खोज सर्वप्रथम किसने की, तो जॉन मूलर ने। फिर यह भी पूछ देता है कि जॉन मूलर ने जिस हार्मोन की खोज की थी, कब की थी, तो 1833 में। ये ध्यान रखना है, वर्ष भी रटना है। लेकिन ध्यान रखेंगे, उन्होंने हार्मोन तो खोज कर लिया लेकिन नोमेनक्लेचर नहीं किया। उन्होंने बस ऐसे कहा कि मानव शरीर में कुछ अंग ऐसे हैं जो खास एक द्रव को बनाते हैं और हमारे खास परिस्थितियों में शरीर के नियंत्रण उस हिसाब से होता है। लेकिन नोमेनक्लेचर करने का काम स्टर्लिंग महोदय ने 1905 में कर दिया। देखिए कितना समय लगा कि एक तरफ 1833 में ये खोजा जा रहा है और इतना लंबा समय चलने के बाद 1905 में स्टर्लिंग इसके नोमेनक्लेचर करते हैं। अब ध्यान रखेंगे कि हार्मोन जो होता है वो रक्त में भी घुलनशील होता है, यानी कि वाटर एंड ब्लड सलेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड आर हार्मोन। यानी हार्मोन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड वैसा है जो ब्लड में भी घुल जाता है और साथ ही साथ आपके द्रव में भी घुल जाता है।
अब रहा कि प्लाज्मा झिल्ली के पारगम्यता को बढ़ा देता है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो हमारे शरीर में होते हैं उसके पारगम्यता को बढ़ा देता है, जिससे उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। अब हार्मोन के कमी से होने वाला जो हम लोगों में रोग है, मानव शरीर में हार्मोन के कमी से होने वाले अनेक रोग है, जान लीजिएगा, जिसमें होता है दूध का कम बनना या फिर आपके दूध का ज्यादा बनना, सेक्स हार्मोन का कमजोर हो जाना, टेस्टोस्टेरोन का नहीं बनना, बहुत सारे हैं। तो इस तरीके से इस सभी रोगों को एक कॉमन वर्ड दिया जाता है आपका कि फंक्शनल डिजीज हो जाते हैं। हार्मोन के कमी से कई एग्जाम में आया है, एकदम ध्यान देना है कि हार्मोन के कमी से कौन सा रोग होता है, तो उसको हम हिंदी में कार्यात्मक रोग और अंग्रेजी में फंक्शनल FUNCTIONAL फंक्शनल डिजीज कहते हैं। अब जो 3 भाग में हम हार्मोनल ग्लैंड्स को बांटते हैं, इसमें जिसमें नालिकाएं होती है, ध्यान रखिएगा, नालिका युक्त ग्रंथि को एक्सोक्राइन EXOCRINE, ध्यान से एकदम सुनना है, EXOCRINE एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, यानी इसको हम नालिका युक्त ग्रंथि कहते हैं, जिस कारण ये बहिर्स्रावी ग्रंथि भी कहा जाता है। यह अपने स्राव को अपने नालिकाओं के माध्यम से, ब्लड में डालकर नहीं, इसकी अपनी नालिका होती है, पाइप होता है, यह अपने स्राव को अपने नालिकाओं के माध्यम से संबंधित अंग तक पहुंचाता है। इसे हम बहिर्स्रावी अथवा नालिका युक्त अथवा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। जैसे स्वेद ग्रंथि यानी स्वेटिंग ग्लैंड्स। स्वेटिंग ग्लैंड्स क्या हमारे ब्लड से पसीना जाता है? नहीं, उसका अपना कुछ पसीना निकालने की ग्रंथियां हैं जो टेम्परेचर ज्यादा होने पर पानी को भेजती है, और पानी इवोपरेट बन के जब उड़ जाता है तो शरीर हमारा शीतल महसूस करता है। ठीक इसी ढंग से आपका तेल ग्रंथियां यानी कि वायल ग्लैंड्स तेल स्रावित करते हैं, जैसे चेहरे ओहरे पर चिकनापन हो जाता है। ठीक इसी ढंग से आपका टीयर्स ग्लैंड यानी अश्रु ग्रंथियां, कुछ भी आंखों में तीखा उखा लग जाता है या धुआं हुआ तो देखते हैं तुरंत जारी करके उसको आंख को धोने का काम करता है। इसी ढंग से लार ग्रंथियां सिलिवल ग्लैंड्स बोलते हैं। कई बार तो लार ग्रंथियां बिना भोजन के ही नाम सुन के ही एक्टिव हो जाती है। इमली उमली का बात हो तो देखते हैं पानी आ जाता है हाम वाम का, तो इसको हम लोग सिलिवल ग्लैंड्स कहते हैं। अब रहा आपको कि जो नालिका जिनकी नहीं होती है उसको हम नालिकाहीन अथवा ब्लड में जारी करता है ऐसा हार्मोन, तो उसे हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, यानी ENDO इंडो CRINE क्राइन इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। इसे अंतःस्रावी ग्रंथियां भी कहते हैं। अब ऐसे हार्मोनल ग्लैंड्स करता क्या है कि अपने स्राव को, जो भी वो हार्मोन बनाया उस हार्मोन को करता क्या है, वो ध्यान से सुनेंगे, यानी कि फोटो वोटो दिखाकर केवल जुक्स कर दिया जाए तबे आप पढ़िएगा, ये उचित नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि एकदम ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए, बार बार सुनिए, आपको याद भी होगा और एग्जाम में सीधे प्रश्न लड़ता है। कैसे नहीं पास करेंगे जी? नॉलेज तो होगा ही और साथ में नौकरी भी होगी। तो फिर से मैं बता रहा हूं आपको कि 3 टाइप्स ऑफ हार्मोनल ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी। फर्स्ट आर एक्सोक्राइन, सेकेंड आर इंडोक्राइन एंड थर्ड आर मिक्स ग्लैंड्स। तो जो आप अभी देखे थे एक्सोक्राइन जो अपना नालिका युक्त होता है, वह जैसे श्वेत ग्रंथियां हैं, तेल ग्रंथियां हैं, अश्रु ग्रंथियां हैं, लाल ग्रंथि, लाढ़ सिलिवल ग्लैंड्स, ये होते हैं। अब दूसरा रहा आपको जिसको हम इंडोक्राइन कहते हैं, नालिकाहीन कहते हैं। यह अपने स्राव को सीधे ब्लड में भेजता है, अर्थात वैसे हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथियां जो अपने स्राव को सीधे रक्त में भेज देती है और रक्त उक्त स्थान तक उसे पहुंचा पाता है, उसे हम इंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। गोल्ड समझ गए होंगे आप निश्चित। अब कह रहे होंगे तीसरा क्या है बताइए ना, बताएंगे और क्वेश्चन भी बताएंगे, ध्यान रखिएगा।
पहले इसलिए डिटेल बता देते हैं दिक्कत ना हो, और फिर ये भी बताएंगे कि कोठारी आयोग के माध्यम से कैसे भारत में ऑब्जेक्टिविटी की शुरुआत की गई 1979, और जितने भी क्वेश्चन इस हार्मोनल ग्रंथ से आए होंगे 1979 से लेकर और फिर 26 दिसंबर 2021 जो दरोगा हुआ है तक, उन सभी क्वेश्चन को वर्षवार बताएंगे आप, क्योंकि ये आपके कोचिंग है, अपना कोचिंग है और बेहतरीन जानकारी देता है, हवाबाजी वाला नहीं और स्टैंडर्ड केवल शो करने वाला नहीं। नेक्स्ट है आपका मिक्स्ड ग्लैंड्स, यानी कि तीसरे नंबर को हम बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि। हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि सर इंडोक्राइन का उदाहरण दीजिए ना। देंगे आपको, एक्सोक्राइन का तो दे दिए, इंडोक्राइन चूंकि ज्यादा है तो मिक्स ग्लैंड्स एक ही है पेंक्रियाज मानव शरीर में, तो मिक्स ग्लैंड्स की चर्चा कर ले रहे हैं, तब जाके आपको इंडोक्राइन की करेंगे, ठीक है। तो इस ढंग से मिक्स ग्लैंड्स यानी मिश्रित ग्रंथि वह ग्रंथि है जो इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन दोनों के गुण को व्यक्त करती है। एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन दोनों के गुण को जो प्रकट करती है उसको हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड्स कहते हैं। एज लाइक एज ए ह्यूमन, इन ह्यूमन बॉडी पेंक्रियाज होता है, जो देखे होंगे लैंगरहैंस की दीपिका से, इंसुलिन का स्रावन करता है जिससे हमारे रक्त में ब्लड ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है। अब हमने दूसरा वाला एग्जाम्पल छोड़ दिया था, कारण है कि उसमें ज्यादा है। उसमें है आपका इंडोक्राइन में आपको आता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स यानी पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो है जिसको हम लोग हाइपोफिसिस भी कहते हैं या पिट्यूटरी ग्लैंड्स भी कहते हैं, ज्यादा हार्मोन स्रावित करने के कारण इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसकी चर्चा हम लोग करेंगे अभी 2 मिनट बाद। नेक्स्ट दूसरा आता है आपका इसके अंतर्गत पेनियल ग्लैंड्स, पीनियल ग्लैंड्स। तीसरा आता है थोराइड ग्लैंड्स, तीसरा आता है थोराइड ग्लैंड्स। ठीक इसी ढंग से पैराथोराइड, थोराइड यहां होता है और पैराथोराइड जस्ट इसके नीचे होता है, ध्यान रखिएगा। तो इस ढंग से उसको पैराथोराइड ग्लैंड्स कहते हैं। इसके बाद आता है एड्रिनल ग्लैंड्स, ठीक इसी ढंग से अंडग्रंथ यानी टेस्टिस। उसके बाद आता है ओवरी जो महिलाओं के अंग होते हैं। तो इस तरीके से ये सब हार्मोन स्रावित करने वाले इंडोक्राइन है, ये ब्लड के माध्यम से जाता है और वहां प्रकट होता है, जिसको हम लोग हाइपोफाइसिस कहते हैं, यानी हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहते हैं, पीयूष ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं, सब एक के हैं। ये यहीं पर होता है एकदम से आपको 0.6 ग्राम का, लेकिन पूरे शरीर को नियंत्रण करने का कार्य करता है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा हार्मोन स्रावित करने का काम मास्टर ग्रंथि ही करता है। इससे एफएसएच हार्मोन बनता है, एसटीएच हार्मोन बनता है, टेस्टोस्टेरोन बनता है, प्रोजेस्टेरोन बनता है, कितना कहे हार्मोन आपको, बहुत सारे हार्मोन इससे बनते हैं। और इस तरीके से हमारे शरीर के हर क्रियाओं को लगभग ये कंट्रोल करने का कार्य करता है। उसके बाद जरूरी एक है आपके थोराइड ग्लैंड्स। मैंने कहा था कुछ अन्य वीडियो में भी कि आयोडीन की उपस्थिति में थोराइड ग्लैंड्स जो है थायरॉक्सिन का निर्माण करता है, और ये थायरॉक्सिन करता क्या है कि मानव शरीर में कैल्शियम के उपापचय में तो मदद करता है और साथ ही साथ ये डिसीजन लेने में भी मदद करता है। अगर किसी बच्चे में आयोडीन की कमी हो जाएगी तो मंदबुद्धि हो जाता है, और साथ ही साथ अगर थोड़ा उम्र बढ़ा और फिर भी आयोडीन की पूर्ति नहीं हुई तो वैसी स्थिति में उनको घेंघा रोग हो जाता है, ये फूल जाता है, इसको ग्वाइटर हम कहते हैं। उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में और हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में खाद्य पदार्थों में आयोडीन की मात्रा कम होती है। ऐसी स्थिति में वे लोग आयोडीन से ग्रसित हो जाते हैं, उनका थोराइड ग्लैंड प्रभावित हो जाता है। अब रहा कि थोराइड ग्लैंड यदि काट के निकाल दिया जाए तो व्यक्ति से की आवाज देने लगता है, और साथ ही साथ जो है उसके व्यवहार स्त्रियोचित प्रकार के हो जाते हैं। पैराथोराइड ग्लैंड ठीक इसके नीचे होता है। सबसे ज्यादा मानव शरीर में कैल्शियम की मात्रा को यही नियंत्रित करता है, ध्यान रखेंगे। अगर पैराथोराइड ग्लैंड खराब हो जाए तो निश्चित ही व्यक्ति में कैल्शियम का उपापचय नहीं होगा। और ध्यान रखिए, बुढ़ापे के लिए सबसे बड़ा उत्तरदायी ये थोराइड ग्लैंड और पैराथोराइड ग्लैंड ही है। ये अगर एक्टिव रहा, मृत्यु तो खैर जो भी बड़ी जब लिखा होगा, लेकिन बहुत जल्दी जो झुकर जाता है, चेहरे सूखने लगते हैं, तो उनके पीछे कारण थोराइड ग्लैंड्स एंड पैराथोराइड ग्लैंड्स आता है। अब रहा एड्रिनल ग्लैंड्स। आपको एड्रिनॉल जो है हम लोगों के किडनी के दोनों तरफ, 2 किडनियां होती है,
और ठीक इस किडनी के यहाँ और यहाँ दोनों किडनी के ठीक ऊपर एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं, छोटे छोटे मटर के दाने के बराबर, और ये वो एड्रिनॉल का स्रावन करते हैं संकट के समय में शरीर को लड़ने के लिए। और जैसे ही एड्रिनॉल का स्रावन होता है हमारा शरीर शक्त हो जाता है, ब्लड जो है एकदम टाइट हो जाते हैं और लड़ने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, यानी संकटों का सामना करने में हम सक्षम होते हैं। लेकिन एक चीज बताएं, अगर बार बार मन में भय होने लगे, बेवजह सांप आया, भूत आया, ये आया, पुलिस दरोगा आया, पता नहीं का, जानते हैं क्या दिक्कत होती है? सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि आदमी हाइपर टेंशन से ग्रसित हो जाता है, वो बीपी का पेशेंट हो जाता है। बीपीएससी और दरोगा में ये क्वेश्चन आया है कि यदि एड्रिनॉल का स्रावन मनुष्य में अधिक बढ़ जाए तो कौन सी बीमारी होती है? तो बीपी के आदमी पेशेंट हो जाता है, ध्यान रखेंगे। अब रही बात आपको कि एड्रिनल ग्रंथि जो है ये यकृत में ग्लाइकोजन के निर्माण में सहयोग भी करता है। यकृत मतलब लीवर, यह लीवर में ग्लाइकोजन के निर्माण में सहयोग करता है और जब जरूरत पड़ी तो उस ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में तोड़ने में भी ये मदद करता है। अगर आकस्मिक शरीर में कहीं चोट लग जाए या संकट की स्थिति आ जाए तो बॉडी को लड़ने के युक्त बनाता है, क्योंकि त्वचा की कोशिकाएं सख्त हो जाती है और त्वचा की कोशिकाएं सख्त हो जाएगी तो वैसी स्थिति में हार्म कम होगा। अब आपको शायद ये पता होगा कि किसी व्यक्ति को पता है कि छत से कूदना है और कूद जाता है, कम नुकसान होता है उसको, और अनजाने में उस छत के नीचे से भी गिर गया तो ज्यादा नुकसान है। कारण कि कूदने के पहले वो उसके मन में भय और सतर्कता आती है और वैसी स्थिति में वो एड्रेनॉल का निर्माण भरपूर कर लेता है, बॉडी को सख्त कर लेता है, नसों को सख्त कर लेता है और वैसी स्थिति में किसी प्रकार की उसको कोई क्षति नहीं होती या थोड़ी होती है, लेकिन अकस्मात गिरा दीजिए तो उससे मेजर क्षति उसको हो जाती है। ध्यान रखेंगे, हार्मोन स्रावित करने वाले तो खैर बहुत अंग है, लेकिन जो एग्जाम में आता है उतना ही हम लोग करेंगे। इसमें एक पार्ट आता है पुरुष में टेस्टोस्टेरॉन। ये हार्मोन जो है आपके टेस्टिस से जारी होता है। इसी ढंग से आपको एंड्रोस्टेरॉन भी पुरुष में ही बनता है। स्त्री में जो है एस्ट्रॉन बनते हैं, स्त्री में एस्ट्रॉन और प्रोजेस्टेरॉन ये दो हार्मोन बनते हैं। अब ध्यान रखेंगे कि कुछ हार्मोन हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे देखे होंगे मेलानिन। अब मेलानिन जिसमें अधिक हो जाएगा व्यक्ति सांवला हो जाता है। सांवला बुराई नहीं है, सांवला की रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है, सूर्य से ज्यादा ऊर्जा प्राप्त करता है, ध्यान रखिएगा। और गोरे लोगों में जो है सूर्य की ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, परावर्तित हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता गोरे लोगों में कम होती है। तो मेलानिन कोई बहुत बुरा चीज नहीं है और हम लोग सब लोग मेलानिन से युक्त हैं, क्योंकि ऑल इंडियन आर ब्लैक मैन अंग्रेज कहते हैं। हम लोग अपने में भले तय कर लेते हैं कि कुछ गोरे हैं कि कुछ काले हैं, वो अलग बात है। ठीक इसी ढंग से मां में दूध के निर्माण के लिए जरूरी होता है लैक्टोजेनिक हार्मोन। लैक्टोजेनिक हार्मोन अगर ज्यादा होगा तो दूध निश्चित रूप से ज्यादा होगा। अब रही बात कि देखिएगा, जब हमारी माताएं मां बनने वाली होती है तो वैसी स्थिति में ऑक्सीटॉक्सिन नामक हार्मोन बनता है। ऑक्सीटॉक्सिन क्या करता है? प्रसव पीड़ा को बढ़ा देता है और प्रसव पीड़ा जैसे ही बढ़ता है वैसे ही माँ के अंग में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है और साथ ही साथ स्तन में दूध आ जाता है। आज भी देखिएगा, जो भैंस इसके दूध उतारना होता है तो उसी हार्मोन को हम लोग ठोकते हैं, ऑक्सीटॉक्सिन को। और ऑक्सीटॉक्सिन की पहचान भी दूध से कर सकते हैं। अगर दूध या किसी भी दूध वाले से लेते हैं, स्टील के बर्तन में रख दीजिए और किनारे वाला पार्ट में अगर हल्का नीलापन एकदम ऊपरे ऊपरे नजर है पंछा की तरह, समझ जाइए वो सुई मारा हुआ दूध है। और कहीं ना कहीं केमिकल है तो हार्म तो करबे करेगा ना। ऐसे कहते हैं कि इंसुलिन से उतना हार्म नहीं होता है, किसी भी प्रकार के हार्मोन खाने होने से, लेकिन ध्यान रखिए ऐसा नहीं है, केमिकल का है, इसलिए किसी न किसी तरीके से ऑक्सीटॉक्सिन क्षति करेगा। हाँ, माँ की जब प्रसव पीड़ा बढ़ जाती है तो वैसी स्थिति में जैसे ही संतति जन्म लेता है, पीयूष ग्रंथि रिलैक्सिन नामक हार्मोन छोड़ देता है, जिससे माँ एकदम रिलैक्स मूड में चली जाती है। एक और चीज देखे होंगे, अभी कोरोना फैला था तो आपको एथ्रोमाइसिटिन 500 mg सबको खाने के लिए सलाह डॉक्टरों ने दिया था। जो पुलिसकर्मी थे, डॉक्टर थे या फिर कंपाउंडर थे, जो इन सुविधाओं को देने में लगे हुए थे, रोगियों के उपचार में लगे हुए थे, तो वो होता क्या है ये एरिथ्रोजिनिन कि मानव शरीर के बोन मैरो से करता क्या है कि आरबीसी का निर्माण जाके करने लगता है। और जब आरबीसी का निर्माण करेगा तो वैसी स्थिति में तेज गति से साइनोकोबालमिन को यूज करेगा
और इस ढंग से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, लेकिन बोन मैरो डिस्टर्ब होगा। इसलिए ज्यादा मात्रा में अगर बाहर से एरिथ्रोजेनिन हम लेते हैं तो हमारे धीरे धीरे इम्यून सिस्टम कमजोर होने लगते हैं। इसलिए बिना डॉक्टर के सलाह से ये दवा नहीं लिया जाना चाहिए। अब रहा स्वमेव प्राकृतिक रूप से अगर शरीर एरिथ्रोजेनिन का निर्माण करता है तो उसका कोई हार्म नहीं होता है। फिर से मैं कहता हूं कि मानव शरीर में हार्मोन स्रावित करने वाले बहुत से अंग हैं और उन सभी अंग द्वारा अलग अलग जारी किया जाता है, लेकिन आप उसे स्नेह स्नेह रट जाएंगे, समझ जाएंगे। और दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जो वीडियो डिमांड हो आपको मैं कहता हूं वो वीडियो आप हमारे पास मैसेंजर पर फेसबुक से लिखिए, या फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको है 7366055444। इसमें जो है आप व्हाट्सएप पर लिखिए, उसी विषय के वीडियो आपके पास एकदम बड़ा बड़ा हाजिर मिलेगा, लेकिन बेहतरीन कॉम्पिटिटिव मैटर, अनकम्पिटिटिव मैटर पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि मैं केवल कंपटीशन की तैयारी करवाने के लिए काम करता हूं, ऐसा नहीं कि बेवजह किसी के समय बर्बाद करने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।